प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का अध्याय 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ और जिसके लेखक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जो लेखक हैं उन्होंने इसमें हिमालय और उससे निकलने वाली जो नदियाँ हैं, हिमालय को पिता बनाया है और हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियाँ हैं उनको हिमालय की बेटियों का नाम दिया है। तो यह है हिमालय की बेटियां, नागार्जुन का लिखा हुआ एक लेखक ने इसमें बताया है कि पहाड़ों की गोद से निकलने वाली नदियां सागर में मिलने तक अपना रूप बदलती रहती हैं। नदियाँ जो हैं सागर में जब तक जाकर मिलती हैं तब तक वो अपना रूप बदलती रहती हैं। लेखक ने इन नदियों को दूर से ही देखा है, आज तक उन्होंने इन नदियों को दूर से ही देखा है। ये नदियाँ उसे किसी संभ्रांत महिला, संभ्रांत मीन्स शांत, एकदम शिष्ट जो औरत होती है, महिला मीन्स शांत और शिष्ट जो एक औरत होती है। लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा है, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती हैं। लेखक यहाँ नदियों के बारे में बताते हैं कि मैंने उन्हें अभी तक नदियों को दूर से ही देखा है और मैं बड़ी शांत सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे अपने आप में खोई हुई हो। संभ्रांत महिला की भांति भी प्रतीत होती है। संभ्रांत मीन्स शिष्ट, बिल्कुल मतलब एकदम समझदार, एकदम इस तरह से जो शिष्टाचार वाली जो महिलाएं होती हैं, वे कहते हैं कि मुझे वो ऐसी लगती है नदी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और बहुत ही श्रद्धा के भाव थे, मतलब नदियों के लिए। और माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता था। लेखक कहता है कि मैं ना ऐसे, जैसे हम अपनी दादी की गोद में और मामी की गोद में खेलते हैं, तो ऐसे ही मैं नदिया की धारा में डुबकी लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी कि इस बार जब लेखक हिमालय पर्वत पर गए, तो वे कुछ और ही रूप से सामने थी। जो नदियाँ थी, जो मैं किसी और ही रूप में लेखक को सामने दिखाई दी। मैं हैरान था कि इन्हीं दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में जाकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। यानी कि जब हिमालय के पहाड़ों से नदियाँ जब निकलती होती हैं तो पहाड़ी की चोटी से पानी नीचे झरने के रूप में जाता है, फिर पत्थरों से टकरा के, फिर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जब समतल यानी कि बिल्कुल प्लेन जगह में जब वो पानी जाता है, तो वो पानी ऐसे जाके फैल जाता है। तो पानी अपना रूप कभी भी बदल लेता है, कहीं किसी भी रास्ते से चला जाता है, पानी कहीं तक भी फैल जाता है। तो वो बहुत ही बड़ी, एकदम चौड़ी, दूर तक, समतल में तो पानी दूर तक फैल जाता है, तो उनको वो बहुत ही बड़ी दिखाई दी। उनका छलकना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। यानी कि जब नदियाँ पहाड़ों में से गिरती हैं तो पानी की आवाज़ आती है, पानी के ऊपर से गिरने की, झरने की, पानी ऊपर से नीचे गिरेगा झरने में तो पानी की आवाज़ें आएंगी, पत्थरों से टकराएंगी, पत्थर, पेड़, इस तरह से जब वो पेड़ों के बीच से होती आती हैं, तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे वो खिलखिला रही हूँ, हंस रही हूँ और वो मचल रही हूँ ऐसे। लेकिन समतल मैदान में जाने के बाद में वहाँ किसी चीज़ से टकराती नहीं है, एकदम बिल्कुल शांत हो जाती है, पानी बिल्कुल एकदम प्लेन हो जाता है, तो बिल्कुल शांत हो जाती है। मैं किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटकता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय यानी कि आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। वो कहते हैं कि ऐसा मैं देखता हूँ बच्चों में, तो तब भी मुझे ऐसा आश्चर्य नहीं देखने को मिलता, जैसा कि इन नदियों को उसने बेटी भी कहा है, नदियों को उसने एक संभ्रांत महिला भी कहा है और बेटियां भी कहा है उनको। तो कहाँ ये भागी जा रही हैं? यह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? तो लेखक कहता है ये पानी जब जाके ये कहाँ जाएगा, ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही है, पानी कहाँ बहता हुआ जा रहा है, कौन सा लक्ष्य है इनका, ये किससे मिलने के लिए बेचैन है, पानी कहाँ जाके रुकेगा? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटाएगा? यानी कि जो इनका महान विराट, यानी कि विराट मीन्स बहुत बड़ा, जो हिमालय पर्वत को बोला गया है, हिमालय पर्वत को नदियों का जो पिता कहा गया है, कि अपने पिता की गोद से निकलकर भी, उनके हृदय से निकलकर भी, इतना प्रेम पाने के बाद में भी ये कहाँ जाके रुकेंगी, कहाँ बहती हुई जाएंगी? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज
उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ये कहती है कि ये मतलब इतनी घंटियों जैसी इनकी आवाज़, छोटे छोटे पेड़ पौधे इनके रास्ते में आ जाते हैं, और ये इतना सब कुछ छोड़ के कहाँ जा रही हैं, ऐसी लीला दिखाकर कहाँ जा रही हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये सभी जंगल में, हिमालय पर्वत पर जंगलों में जो पेड़ों के नाम है, देवदार, चीड़, ये सब पेड़ों के नाम है, चिनार। तो कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इसके इनके पास, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है। तो वो कहते हैं कि बड़ा बूढ़ा हिमालय, हिमालय यानी कि हिमालय बहुत ही पुराना है, पता नहीं कब से है हिमालय पर्वत, तो उनको बड़ा बूढ़ा एक बोला गया है। और इनकी जो नटखट बेटियां हैं, यानी कि जो ये नदियां हैं, ये कितना परेशान होता, कितना सिर धुनता होगा इन अपनी नटखट बेटियों के लिए, इन नदियों के लिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, ये सब नदियों के नाम हैं। ये सब जो हैं, ये रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, ये गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी से लेकर बड़ी, हिमालय की छोटी से बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने उनको नाचने लगती है। लेखक के आंखों के सामने उनकी बेटियां जो है नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। हिमालय के पिघले हुए दिल, यानी कि हिमालय में से निकले हुए एक एक बूंद, जब बर्फ जमती है वहाँ से एक एक बूंद पानी इकट्ठा होने के बाद में ये दोनों महानदी वहाँ से बहती, प्रवाहित होना वहाँ से होकर बहती हैं और समुद्र की तरफ बहती चली जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। समुद्र के लिए बोला गया है कि जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, यानी कि यहाँ कवि ने हिमालय को पिता, और हिमालय अगर उनका पिता है, और उन हिमालय की बेटियां कौन है, नदियाँ, और उन नदियाँ बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय किसको मिला है, समुद्र को, यानी कि समुद्र को दामाद का रूप दिया गया है। समुद्र को दामाद, हिमालय पिता, और पिता ने अपनी बेटियों को किसको दे दिया, अपने दामाद समुद्र को दे दिया। उनकी बेटियां कौन है, नदियाँ। नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं, यानी कि वो अपने पिता की गोद से निकलकर बहते हुए जाकर दामाद समुद्र की गोद में जाकर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में कैसे खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कुछ भी झिझक नहीं हो रही है। तो लेखक कहते हैं कि पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए शायद वो इतनी लुभावनी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वे तो रोज ही उस चीज़ को देखते हैं, रोज ही पानी, पहाड़, झरने, उन सबको देखते हैं। तो लेखक को बताते हैं कि मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और मनोरम लग रहा था, और हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में भी मुझे कोई भी झिझक नहीं हो रही थी। तो आगे कहते हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वैत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी यह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ कालिदास जी जो है ना, कालिदास, महाकवि कालिदास का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। महाकवि कालिदास ने अपनी एक रचना मेघदूत, जिसका नाम था मेघदूत, उसके नायक भी मेघदूत से उन्होंने यक्ष से के माध्यम से, मेघदूत में यक्ष के माध्यम यानी यक्ष के जरिए उन्होंने यह बात कहलवाई कि बेतवा नदी वैत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने यानी कि अपना प्रेम उनको देने का उन्होंने यक्ष के उसमें आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट की। कवि ने बेतवा को प्रेयसी के रूप में चिन्हित किया है। कवि ने बेतवा जो नदी है उसको एक प्रेमिका
या फिर प्रेयसी बोल सकते हैं उसको, प्रेमिका के रूप में चिन्हित किया है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और मैंने सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। लेखक सोचते हैं कि उसी की तरह ही कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप शायद पसंद था। वास्तव में इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानी भागों में अलग अलग रूपों में भी देखा गया है। ठीक है, उनको भी महाकवि कालिदास को भी पसंद था, इसलिए उन्होंने उनको प्रेयसी का नाम दे दिया। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक का कहना है कि जो भी इनको अलग अलग रूपों में देखेगा वो ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि ये नदियां हर किसी को अपने अपने रूप में अलग लोगों को आकर्षित करती हैं। नदियों से विभिन्न नदियों का जो मानव का जो संबंध है ना, तो काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता के रूप में ही चिन्हित किया था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, उन्होंने लोक माता के रूप में चिन्हित किया है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो हर्ज क्या है। कवि ने इनको बेटी के रूप में देखा है, काका कालेलकर ने उनको लोक माता के रूप में देखा है, महाकवि कालिदास जी ने उनको एक प्रेयसी के रूप में देखा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में से अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। बहुत सारे कवियों ने इनको बहन का भी स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई, लेखक कहते हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई। तो उन्होंने एक जगह तिब्बत की जो बात है, उन्होंने तिब्बत के बारे में बताया कि तिब्बत की बात है कि मेरा मन उचट गया था। एक दिन मेरी तबीयत एकदम ढीली थी, तो मैं जाकर सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पानी में पैर लटकाकर बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने अपना असर करना शुरू कर दिया। लेखक कहते हैं कि जब मैं वहाँ किनारे पर पानी में पैर डालकर बैठा हुआ था तो थोड़ी ही देर में वहाँ के उस पानी ने मेरे ऊपर असर करना शुरू कर दिया। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो कवि ने वहाँ बोलता है कि मेरा तन और मन ताजा हो गया और मेरी सारी थकान जो है जाती रही और मैं गुनगुनाने लगा। तो क्या गुनगुनाने लगे लेखक? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो नागार्जुन ने ये कविता जो है वहाँ सतलुज के किनारे बैठकर, तिब्बत में सतलुज नदी के किनारे पे बैठ के वहाँ उसके पानी में पैर लटका के उन्होंने उसको अपनी बहन की भी संज्ञा दे दी। तो यहाँ जो है कवि ने क्या क्या माना है? कवि ने नदियों को क्या क्या माना है? अपनी बेटियाँ माना है, प्रेयसी माना है, अपनी बहन माना है, एक संभ्रांत महिला की तरह भी उन्होंने माना है। तो कवि ने कई तरह से नदियों को अपना इस तरह से एक मनुष्य वाला, एक मानवीय वाला संबंध नदियों को दिया है।